दोस्तों नमस्कार, मैं जयराम पटेल आज़ाद एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत में संविधान का निर्माण। तो हेडिंग डालिए संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। दोस्तों भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1947 को 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक में संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, इस समय देशी रियासतों के सदस्यों का मनोनयन नहीं किया गया था, इसलिए संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 9 महिलाएं सम्मिलित थीं। कितनी थी? 9 महिलाएं थीं। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया, 9 महिलाएं थीं और इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। इन्हें यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया था? दोस्तों ऐसे हैं सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। वो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ से इन बैठकों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों संविधान सभा के निर्माण की बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से संविधान सभा के निर्माण को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण में हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो हमारा दूसरा चरण प्रारंभ होगा, संविधान सभा में जो समितियां बनाई गईं, इन समितियों की संविधान के निर्माण में क्या भूमिका रही। तीसरे चरण में हम देखेंगे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो संविधान की सभा में जो विचार विमर्श हुआ, संविधान को पढ़ा गया, इन सभी बिंदुओं पर हम तीसरे चरण में देखेंगे। तीसरे चरण में 3 प्रमुख वाचकों पर भी बात करेंगे जो संविधान सभा को पढ़ा गया संविधान सभा में, इन सभी बिंदुओं को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रथम चरण, संविधान के निर्माण में की प्रक्रिया का प्रथम चरण। प्रथम चरण दोस्तों इस प्रथम चरण में हम उद्देशीय प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? उद्देशीय प्रस्ताव पर। उद्देशीय प्रस्ताव। दोस्तों संविधान सभा में उद्देशीय प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 किसने प्रस्तुत किया?
पंडित नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दोस्तों, इस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने भारतीय संविधान की रूपरेखा निर्धारित की कि भारतीय संविधान को कैसा होना चाहिए। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताई जो इस प्रकार हैं। इन्होंने कहा कि हम एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए। कैसी व्यवस्था? लोकतंत्रात्मक। भारत को कैसा बनाए? भारत को लोकतंत्रात्मक बनाए। और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जो भारत संघ का निर्माण करे। अर्थात भारत संघ से तात्पर्य है कि ब्रिटिश प्रांत के सभी क्षेत्र, आयुक्त शासित क्षेत्र और देशी रियासत के क्षेत्र और वे क्षेत्र जो भारतीय संघ में स्वतंत्रता से सम्मिलित होना चाहते, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक भारत संघ का निर्माण करेंगे। भारत संघ का निर्माण। और दोस्तों, इस राष्ट्र की रक्षा प्रभुता सुनिश्चित की जाएगी। इन्होंने भी कहा कि हम एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जो इस राष्ट्र की रक्षा करे, इस राष्ट्र की प्रभुता की रक्षा करे, एकता अखंडता की रक्षा करे। प्रभुता, एकता अखंडता की क्या करे? रक्षा करे। तो इन्होंने चौथा महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र हो या राज्य हो, इनकी शक्तियों का स्रोत भारत की जनता में निहित होगा। उन्होंने कहा केंद्र या राज्य की जो शक्तियां हैं, इनका स्रोत देश की किसमें होगा? जनता में निहित होगा। केंद्र है, राज्य है, इनकी शक्तियों का स्रोत जनता में निर्धारित किया गया। और इन्होंने जो पांचवी बिंदु बताई, इन्होंने कहा जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इन्हें आरक्षण जैसे बिंदुओं पर बात कही गई। किन्हें? महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, जैसे इन सभी को आरक्षण जैसे बिंदुओं पर बात कही गई। और पर्यावरण के संरक्षण जैसे बिंदुओं पर भी बात करी गई। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो पर्यावरण को भी संरक्षित करता है। दोस्तों, नेहरू के इस प्रस्ताव को भारत की संविधान सभा ने 6 सप्ताह विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दे दी। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसे संविधान सभा ने कब स्वीकृति दी? तो इसकी तारीख है 22 जनवरी 1947। दोस्तों, नेहरू के इस प्रस्ताव को भारत की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में भी देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं? प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इन बिंदुओं की चर्चा आएगी, मौलिक अधिकार देखेंगे तो उनमें भी इन बिंदुओं की चर्चा आएगी। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनमें भी उद्देश्य प्रस्ताव में जो नेहरू ने बात कही, इन्हीं बातों का जिक्र किया गया है। दोस्तों, यहाँ से संविधान का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, संविधान सभा का द्वितीय चरण। दोस्तों, भारत की संविधान सभा में बहस के द्वारा निर्णय लेना पर्याप्त नहीं था,
क्योंकि एक लोकतंत्रात्मक देश की नींव रखी जा रही थी, कानून बनाया जा रहा था। तो संविधान सभा के बुद्धिजीवियों ने निर्णय लिया कि बहस के द्वारा निर्णय लिया जाना पर्याप्त नहीं होगा, इसमें क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि छोटी छोटी समितियां बनाई जाएं, जिनके साझा विचारों के तहत भारत के संविधान का व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में एक समिति बनी, परामर्श समिति। इस समिति के अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। कभी कभी इस परामर्श समिति के डेट भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों 17 मार्च 1947 कौन सी समिति बनी? परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष कौन बने? पटेल, सरदार पटेल। दोस्तों इस समिति को क्या कार्य दिया गया? इस समिति ने भारत के संविधान की जो विशेषताएं थी दोस्तों, इन विशेषताओं पर एक प्रश्नावली तैयार की। क्या किया कि जो संविधान की जो विशेषताएं थी, इन विशेषताओं पर एक प्रश्नावली तैयार की। क्या की? प्रश्नावली तैयार की। और दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए इस प्रश्नों को कहाँ भेज दिया गया? जो केंद्रीय विधानमंडल थे, प्रांतीय विधानमंडल थे। केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल। इन प्रश्नों को केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल के पास भेज दिया गया। दोस्तों यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे गए, इन प्रश्नों के जवाब तैयार किए गए। इन प्रश्नों के जो प्रारूप समिति ने संविधान की विशेषताओं पर जो प्रश्नावली तैयार की गई थी, उनके जवाब कहाँ तैयार किए गए? केंद्रीय विधानमंडल थे, प्रांतीय विधानमंडल थे। दोस्तों कहीं ना कहीं केंद्रीय विधानमंडल जो सदस्य थे, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य थे, इन सदस्यों का संबंध गांव की छोटी छोटी उन जन तक वो था जिन्होंने सदस्य चुन के इसमें भेजे थे। तो इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर से जुड़ी हुई थी। कौन से? प्रांतीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल जो सदस्य थे, यहाँ पर इनके जवाब तैयार किए गए। इन जवाबों के आधार पर प्रारूप समिति ने एक प्रतिवेदन बनाया। क्या बनाया? प्रतिवेदन बनाया। और इस प्रतिवेदन को संविधान सभा को सौंप दिया। किसे सौंप दिया? संविधान सभा को सौंप दिया। दोस्तों संविधान सभा ने इस प्रतिवेदन का क्या किया कि भारत के संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन वो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। कौन? बी.एन. राव। बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार। संविधान का प्रारूप बनाने का कार्य बी.एन. राव को दिया गया और बी.एन. राव ने क्या बनाया? प्रारूप बनाया। किसका? संविधान का। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो है हमारे बी.एन. राव। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो वो भी हमारे बी.एन. राव हैं। दोस्तों प्रारूप के इस कच्चे ट्रस्ट पर विचार विमर्श करने के लिए और इस प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए
एक समिति बनाई गई, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। किसे बनाया गया? भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों, प्रारूप समिति का एकमात्र कार्य था कि बी.एन. राव ने जो प्रारूप तैयार किया, बी.एन. राव के द्वारा बनाए गए प्रारूप के कच्चे टेक्स्ट पर विचार विमर्श करना और उसे अंतिम रूप प्रदान करना था। दोस्तों, कुछ परिवर्तनों के तहत, कुछ संशोधनों के बाद इस प्रारूप को प्रारूप संविधान सभा को सौंपा गया। इन्होंने इस प्रारूप पर में कुछ परिवर्तन किए, कुछ संशोधन किए। प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया। किसने? प्रारूप को अंतिम रूप किसने प्रदान किया? प्रारूप समिति ने। और दोस्तों, इस प्रारूप समिति ने भारत की संविधान सभा को 21 फरवरी 1948 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंपा। किसे सौंपा? संविधान सभा को सौंपा। किसने सौंपा? प्रारूप समिति ने। संविधान बन चुका था। अब संविधान सभा में पढ़ा जाना था, उन सदस्यों के समक्ष रखा जाना था जो संविधान में सदस्य थे। अपने अपने क्षेत्र विषय संबंधित सबकी राय लेनी थी, नहीं सबसे विचार विमर्श, सबको बताना था कि हमारा संविधान ऐसे बना है। उन हर व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जाना था जो संविधान सभा में सदस्य थे। दोस्तों, संविधान सभा में संविधान को 3 चरणों में पढ़ा गया, 3 चरणों में वाचन हुआ। तृतीय चरण, दोस्तों इस तृतीय चरण में संविधान पर 3 वाचन हुए। कभी कभी इन वाचकों की डेट पूछ लिया जाता है कि प्रथम वाचक कब से कब तक चला, द्वितीय वाचन कब से कब तक चला, तृतीय वाचन कब से कब तक चला, और इन वाचकों में कितने संविधान संशोधन लाए गए, कितने संविधान संशोधन को संविधान सभा ने स्वीकार किया। इन सभी चीज़ों को कभी कभी पूछ लेता। चलो हम इन्हें भी देख लेते हैं। प्रथम वाचन, प्रथम वाचन अगर हम इसकी प्रथम वाचन की डेट की बात करें तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। अगर हम द्वितीय वाचन की बात करें पंद्रह नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949। दोस्तों इन दोनों वाचकों में संविधान सभा में बहस की गई, निर्णय लिए गए और कुछ संशोधन लाए गए। दोस्तों भारत के संविधान की एक विशेषता थी कि संविधान सभा में कोई भी कानून हो, कोई भी विचार हो, इन सभी पर निर्णय बहुमत से नहीं लिया गया, सर्वसम्मति से लिया गया। भारत की संविधान सभा में जो निर्णय लिया गया
वो कैसे लिया गया? सर्वसम्मति से। बोल जितने सदस्य हैं सभी लोगों की जिसमें सहमति हो उसी को स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो कैसे निर्णय लिया गया संविधान सभा में? सर्वसम्मति से लिए गए। दोस्तों इन दो वाचकों में 7635 संविधान संशोधन लाए गए, संशोधन लाए गए, जिसमें 2437 संविधान संशोधन क्या किए गए? स्वीकार किए गए। इन दो वाचकों में प्रथम और द्वितीय वाचन हुए। दोस्तों इनमें सभी लोगों की राय जानी गई और सभी लोगों की सहमति से सबने 7635 संविधान संशोधन बताए कि इन बिंदुओं में संशोधन करना जरूरी है, जिसमें से संविधान सभा ने 2437 संशोधनों को स्वीकार किया और उसमें संशोधन किया। जो हमारा तृतीय चरण है, वाचन है, तृतीय वाचन। दोस्तों अगर हम तृतीय वाचन की बात करें तो 15 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949। दोस्तों 15 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1949 में यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, ये डेट क्लियर है। फिर तुम समझो कि 15 नवंबर यहाँ है, 15 नवंबर यहाँ है, तो ये ऐसा ही डेट है। दोस्तों 26 नवंबर 1949 एक ऐसी तारीख है, इस तारीख को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। इस समय भारत की संविधान सभा में दोस्तों 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए, संविधान को अंगीकृत किया, संविधान को स्वीकार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस, संविधान दिवस और विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा 26 नवंबर है, इसे संविधान दिवस और विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल स्वतः ही लागू हो गए। जैसे ही हमारी संविधान सभा ने संविधान को मंजूरी दी, उसी दिन से 16 आर्टिकल स्वतः लागू हो गए। कभी कभी उन आर्टिकलों को पूछ लिया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए। अगर हम इन अनुच्छेदों की बात करें 5, 6, 7, 8, 9, 5 से लेकर 8 तक जो हमारी नागरिकता से संबंधित हैं, आर्टिकल 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 392, 393 और 394। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गए। दोस्तों भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कितना? 2 वर्ष
11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों संविधान सभा में 12 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 12 बैठकें हुई, जिसमें 114 बहसें हुई। कितनी बहसें हुई? 114 बहसें हुई। इसमें बनाने में 64 लाख रुपया खर्चा आया। कितने का खर्चा आया? 64 लाख रुपया का। कभी कभी इन 4 बिंदुओं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो 2 साल 11 माह 18 दिन, 12 बैठकें हुई, 114 बहसें हुई, 64 लाख रुपए का खर्चा आया। दोस्तों संविधान सभा की जो 12वीं बैठक हुई, कभी कभी इस बैठक की तारीख पूछ लेता है। चौबीस जुलाई 1950। संविधान सभा की 12वीं बैठक 24 जुलाई 1950 को हुई। इस बैठक में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। राष्ट्रगीत को अपनाया गया, राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, छब्बीस जुलाई 1950। कब? 26 जुलाई 1950 भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। कब किया गया? लागू, अर्थात गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया है। पूर्ण स्वराज्य 26 जनवरी 1950 को मना गया। ऐसा 26 जनवरी 1950 डेट क्यों रखी गई? दोस्तों क्या हुआ, 1931 में जब कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन हुआ, तो इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज्य अपने आप को घोषित किया था। कब किया था? 1931 में, 26 जनवरी 1931 को। तो उन्होंने कहा कि उसी तारीख को हम पूर्ण स्वराज्य मनाएंगे, उसी तारीख को हम अपना संविधान लागू करेंगे। दोस्तों इस समय 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ, बाईस भाग और 365 अनुच्छेद के तहत 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। कितने? 8 अनुसूचियाँ थीं, 12 भाग थे, 365 अनुच्छेद थे। कब? 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया 26 जनवरी 1950 को। अगर हम दोस्तों वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो इनसे काफ़ी परिवर्तन हुआ। अगर हम खंडों उपखंडों की बात करें, खंडों उपखंडों साहब वर्तमान में लगभग दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और 465 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 465 अनुच्छेद। दोस्तों एक और संविधान के निर्माण से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृति प्रदान की गई? दोस्तों 22 जुलाई 1949
1947, तारीख है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। किसे अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन सुरैया तैयब ने तैयार की थी। बेगम सुरैया तैयब। किसने तैयार की थी? बेगम सुरैया तैयब। बेगम सुरैया तैयब ने संविधान राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी डिजाइन किसने तैयार की? तो बेगम सुरैया तैयब। किसने तैयार की? बेगम सुरैया तैयब। दोस्तों, भारत के संविधान का पिता, थोड़ी फैक्टों पे बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। किसे कहा जाता है? संविधान का पिता। संविधान का पिता। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। संविधान का शिल्पकार आधुनिक भारत की मनु किसे कहा जाता है? बी.एन. राव को। संविधान का शिल्पकार भी आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई? अंबेडकर को दी गई। कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान किस शैली में लिखा गया? दोस्तों, भारत का संविधान इटैलिक शैली में लिखा गया। किस शैली में लिखा गया? इटैलिक शैली। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान को किसने लिपिबद्ध किया? है ना, संविधान को किसने लिखा? दोस्तों, जब हम संविधान के राइटर की बात करते हैं, सुलेखकार की बात करते हैं, शिल्पकार और सुलेखकार में अंतर है। जब हम संविधान के सुलेखकार की बात करते हैं तो संविधान को लिपिबद्ध किया प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने भारत के संविधान को लिपिबद्ध किया, उल्लिखित किया, यानी इसे लिखा। इसका हिंदी अनुवाद की बात करें कि भारत के संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हिंदी अनुवाद बसंत नाथ वैद्य। कौन से? बसंत कृष्ण वैद्य। दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद जो है, हिंदी अनुवाद, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो वह बसंत कृष्ण वैद्य। कौन कौन है? वो बसंत कृष्ण वैद्य। दोस्तों, बसंत कृष्ण वैद्य ने भारत के संविधान का हिंदी अनुवाद किया। तो यहाँ हमारे संविधान का निर्माण जो है वो पूर्ण हुआ। हमने लगभग संविधान के उन सभी बिंदुओं पर बात की जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार। हाँ, हमने अभी जो प्रारूप समिति थी उसे हम डिटेल से पढ़ना था, हमने उसे डिटेल से अभी नहीं देखा। जब हम
कुछ समितियाँ और हैं, महत्वपूर्ण समितियाँ हैं जो जब बार बार पूछे जाते हैं। जब हम उन समितियों पर चर्चा करेंगे तो हम उन समितियों के साथ प्रारूप समिति को डिटेल से समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।